एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होता है कि जब भी ये दो चीज़ों के साथ कॉम्बिनेशन में बनता है, एक तो होता है इंटरनल एविडेंस होता है कि जो आपकी नॉलेज होती है फ्रॉम योर एजुकेशन ट्रेनिंग या फिर पिछली डेली प्रैक्टिसेस की वजह से, तो जो भी एक इंडिविजुअल की अब मतलब पर्सनल ट्रेनिंग या इंडिविजुअल क्लिनिशियन की होती है, तो वो हो गया उसका इंडिविजुअल एविडेंस या इंटरनल एविडेंस। जबकि जो एक्सटर्नल एविडेंस होता है कि जो नॉलेज गेन करता है थ्रू द रिसर्च, जो रिसर्च से गेन की जाती है, तो उसको हम एक्सटर्नल एविडेंस बोल देते हैं, जैसे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स या फिर किसी और तरीके से। तो फिर वो बोल रहा है कि हमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि नीड ऑफ द ईबीएम क्या है, क्योंकि ये क्वालिटी ऑफ द पेशेंट केयर इम्प्रूव करता है एंड प्रमोशन ऑफ द प्रैक्टिसेस या फिर कुछ एलिमिनेशन जो करना है जो हार्मफुल है उसको भी बताता है, तो हमें क्या करना चाहिए। फिर वो बोल रहा है कि एलाइंस बनाने में भी हेल्प आता है कि डिसीजन मेकिंग के लिए, फिर एक करना जनरेट करने के लिए हेल्प करता है न्यू रिसर्च आइडियाज़ को। आप वैलिडिटी की वजह से रिसर्च एंड द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम को जान पाते हो, इनफेक्टिव और हार्मफुल पेशेंट केयर को छोड़ देते हो, या फिर आपकी जो प्रोफेशनल लर्निंग होती है वो भी इम्प्रूव हो जाती है, या फिर डिसीजन मेकिंग भी अच्छी हो जाती है पेशेंट क्लिनिशियन के बीच में। तो जो डिसीजन मेकिंग होती है, कैसे एक डायग्राम से ट्रायड बनाया हुआ है, वो किस पे डिपेंड करती है डिसीजन मेकिंग, आपकी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या नीड्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं पॉपुलेशन के, दूसरे आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, कौन से प्रैक्टिशनर्स हैं, उनकी क्या एक्सपर्टीज़ है, और जो तीसरा लेवल होता है वो होता है कि बेस्ट अवेलेबल रिसर्च एविडेंस क्या है, कि आपके पास कितनी रिसर्च हो रखी है, तो वो वाला हो गया। ठीक है, स्टेप्स ऑफ द ईबीएम मॉडल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही सारे क्वेश्चन में आपको लिखना है कि 5A आपको पता होने चाहिए। आस्क, एक्वायर, अप्रेज, अप्लाई, एनालाइज। ठीक है, तो बोल रहा है कि खुद से क्वेश्चन पूछो, फिर फाइंड द एविडेंस, जो बेस्ट एविडेंस आपको मिलता है उसको इवैल्यूएट करो एविडेंस को थर्ड स्टेप में। एंड फोर्थ के अंदर वो बोल रहा है कि अप्लाई द इन्फॉर्मेशन इन कॉम्बिनेशन विद द क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड द पेशेंट वैल्यूज़। जो पेशेंट्स की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके देखो और फिर आप रिजल्ट्स निकालो। फिर इसके अंदर ये बोल रहा है कि फॉर्मुलेट क्वेश्चन करना है कि व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट या प्रॉब्लम आपके पास क्या हो रही है, क्या रिस्क फैक्टर्स है, डायग्नोस्टिक क्या है जो आप ढूंढना चाहते हो, या फिर व्हाट कंपैरिजंस आप बना रहे हो, ट्रीटमेंट ए बेटर है ट्रीटमेंट बी से, या ट्रीटमेंट कौन सा बेटर नहीं है, ये वाला। सर्च फॉर द आंसर्स, क्या आपको कहीं मेडलाइन या डाटा बेस या कोकरेन पे कहीं पे आपको इसका आंसर मिला, क्या कोई RCTs पहले हुई है, ऐसे पेशेंट्स पे कोई काम हो रखा है। इफ़ यू यूजिंग गाइडलाइंस देन देयर आर दीज एविडेंस बेस्ड और एमिनेंस बेस्ड। फिर आप अप्रेज करो, इवैल्यूएट करो, मतलब कि ये एक्चुअली जो मैं करने जा रहा हूँ या ढूंढ रहा हूँ, जो फॉर्मुलेट मैंने क्वेश्चन किया, क्या ये रियल वर्ल्ड के लिए काम भी करेगा, ये साइंटिफिकली या स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट भी आएगा या नहीं आएगा। फिर रिजल्ट अप्लाई करके देखो कि डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट और ये सब हम अगर लगा देंगे तो क्या ये वर्थ इट आएगा। उससे पूछो कि ये जो आपने सारी स्टडी कंडक्ट करी है क्या इससे आपको आंसर्स मिले, असेस करो आउटकम को। एंड डिड इट मेक द न्यू डिफरेंस, क्या क्वालिटी में कोई फ़र्क आया, क्लिनिकल सेंस में कोई फ़र्क आया, ये सारा कुछ हो गया। उसने बोला कि जो ग्रेडिंग करते हैं हम एविडेंस की, वो कैसे करते हैं, सिस्टमिक रिव्यू एंड द मेटा एनालिसिस करते हैं। देखो लेवल्स ऑफ ग्रेडिंग के अंदर बहुत सिंपल सा है कि जो टाइप ऑफ स्टडी है उसके बाद वो 5 ग्रेडिंग के अंदर दी गई है। सबसे ऊपर जो ग्रेडिंग आती है वो मेटा एनालिसिस की आती है, सेकंड में आती है सिस्टमिक रिव्यू की, थर्ड में आती है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स की, फिर उसके बाद आते हैं जो कोहार्ट स्टडीज़ होती हैं, और फिर उसके बाद आती है केस कंट्रोल स्टडीज़, फिर केस कंट्रोल के बाद आता है आपका केस सीरीज़, फिर केस सीरीज़ के बाद आता है आपका एक्सपर्ट ओपिनियन। तो ये हो गई कि क्या लेवल्स हैं आपके, तो उसके अंदर एक वो पिरामिड वाला डायग्राम भी बन जाता है।